बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि आपका नेक्स्ट जो सेकंड मॉक है वो कल होना है। मैं आईकैप की बुक देखता रहता हूँ ताकि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जो है वो भी स्किप ना हो। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने किया था, जिसको हमने दूसरा नाम दिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दूसरा नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। इसमें एक कॉन्सेप्ट था हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस। छोटी सी बात है लेकिन बाज़ दफ़ा पेपर में छोटी सी बात भी दे देता है। होती वो छोटी है, होती वो आसान है, क्योंकि नज़र से नहीं गुजरी होती, इसलिए स्टूडेंट सम टाइम उसमें प्रॉब्लम फेस करता है। तो मैंने ज़रूरत समझी इस बात की कि ये भी एक छोटा सा लेक्चर आपके साथ डिस्कस कर लूँ ताकि कोई प्रॉब्लम बाकी ना रहे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ कंपनीज पास्ट, करंट एंड प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस फॉर डिसीजन मेकिंग। यही हमने कहा था कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या वैल्यूएशन इसलिए करते हैं, इंटरप्रिटेशन इसलिए करते हैं ताकि अपने पास से अपने आप को कंपेयर कर सकें, अपने टारगेट से अपने आप को कंपेयर कर सकें और अपने कंपेटिटर या इंडस्ट्री की एवरेज से अपने आप को कंपेयर करके फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सकें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अलाउज एनालिस्ट टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स बाय कंपेयरिंग रेशियोज अक्रॉस मल्टीपल पीरियड्स एंड स्टेटमेंट एक्सक्यूज मी and statement analyst to measure liquidity, profitability, company wide efficiency and cash flow। फिर क्या कह रहे हैं आपको जी बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अलाउज एनालिस्ट टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स बाय कंपेयरिंग रेशियो अक्रॉस मल्टीपल पीरियड्स एंड स्टेटमेंट टाइप्स टू अलाउ एनालिस्ट टू measure liquidity, profitability, company wide efficiency and cash flow। Financial statement analysis of the following types: horizontal analysis, vertical analysis, ratio analysis। क्या करवा चुका हूं मैं आपको? रेशियो एनालिसिस। फॉन्ट सही नजर आ रहा है? अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या है? कुछ नया नहीं है। कभी आप कहें यार ये एंड में सर पता नहीं क्या बताने लगे, वेरी सिंपल। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज यूज्ड, कहता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज यूज्ड to compare historical data such as ratios और line items। line items पर हम काफ़ी बात कर चुके। over a number of accounting periods, कई accounting periods पर आपने ratios कैलकुलेट की, line items की फिगर्स आपके पास मौजूद है। अब इस पर क्या अप्लाई करेंगे? horizontal analysis। financial analysts and investors need to identify trends। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हमें क्या बताएंगे? ट्रेंड्स बताएंगे एंड ग्रोथ पैटर्न्स इन द कंपनीज परफॉर्मेंस ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। अ ईयर एंड बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट इज नॉट इनफ टू एवेल्युएट वेदर द कंपनी इज ऑपरेटिंग एफिशिएंटली एंड प्रॉफिटेबली। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आल्सो मेक्स इट ईजियर टू कंपेयर ग्रोथ रेट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी अमंग डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या करेंगे? दो चीज़ें करेंगे बेटा। एक बताएंगे आपको ट्रेंड और एक बताएंगे आपको ग्रोथ रेट्स बताएंगे और ट्रेंड्स बताएंगे। क्या कह रहे हैं? द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का फार्मूला देख लीजिएगा। अमाउंट इन कंपैरिजन ईयर माइनस अमाउंट इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय बेस ईयर। ये फार्मूला याद रखिएगा, लिख लें रजिस्टर पे। अमाउंट इन कंपैरिजन ईयर माइनस अमाउंट इन बेस ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100। द फॉलोइंग फिगर इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू प्रिपेयर अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस फॉर 2 ईयर्स। एक एग्जांपल आपको आईकैप की बुक से करवाने लगा हूं जो हमें ये गाइड करेगी कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस 2 सालों का कैसे करते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखें
कार्नेशंस लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 क्या गिवन है? सेल्स, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंसेस। ये है 2018 और ये है 2017। 2 सालों की इनकम स्टेटमेंट गिवन है। क्या करने लगा हूं? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। कैसे करूंगा? परसेंटेज चेंज फ्रॉम 17 टू 18। कैसे किया जरा देखिएगा। फार्मूला क्या था? फिगर इन द कंपैरिजन ईयर। 18 के लिए देखने लगा हूं कि 17 के मुकाबले में क्या तब्दीली आई है। बोर्ड पे देखिए 86,320 ये फिगर है, 75,200 ये फिगर है। अब क्या करूंगा? 86,320 ले लूंगा, माइनस करूंगा इसमें से 75,200। फिगर इन कंपैरिजन ईयर माइनस फिगर इन बेस ईयर डिवाइडेड बाय फिगर इन बेस ईयर कितना है? 75,200 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करो बच्चों। मैं भी कैलकुलेटर से, है कोई बच्चा? कोई नहीं है, मैं खुद ही कर लेता हूं जी बच्चों। 86,320 माइनस 75,200 डिवाइडेड बाय 75,200 मल्टीप्लाई बाय 100, 14.78%। ये आ गया आपका 14.7879%। इसका मतलब है 17 से 18 में सेल्स में कितनी ग्रोथ आई है? 14.79%। अब एक्सपेंसेस के साथ इधर ब्रैकेट नहीं लगनी, ये इंप्लाइड है कि ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अब क्या करेंगे? दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय बेस, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय बेस, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय बेस। अब ये है चेंज या ये है ग्रोथ फ्रॉम 17 टू 18 इन द लाइन आइटम्स ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जरा कैलकुलेट कीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। अब आगे आ जाए। इसी तरह अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, आपने हर एक की ईयर वाइज ग्रोथ चेक कर ली। ये फार्मूला याद रखना है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या फार्मूला है? फिगर इन कंपैरिजन ईयर माइनस फिगर इन बेस ईयर डिवाइडेड बाय फिगर इन बेस ईयर इनटू 100। अब ये है आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। देखने बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें टेक्निकल पॉइंट नहीं है। फार्मूला फिर बता रहा हूं क्या है, मैं शो दोबारा कर देता हूं। अमाउंट इन कंपैरिजन ईयर माइनस अमाउंट इन बेस ईयर डिवाइडेड बाय अमाउंट इन बेस ईयर इनटू 100। अब आपने क्या परफॉर्म कर दिया? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। यहां पर फिर आप एनालिसिस में लिख सकते हैं कि ओवरऑल सेल्स में इतने परसेंट इंक्रीज आई है, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में इतने परसेंट इंक्रीज है, इतने परसेंट इंक्रीज है, इतने परसेंट इंक्रीज है, इतने परसेंट इंक्रीज है, इतने परसेंट इंक्रीज है। ऑलमोस्ट हर आइटम में क्या आ रही है? इंक्रीज, किसी में डिक्रीज नहीं आ रही। डिक्रीज आ रही होती तो आप क्या लगा देते? ब्रैकेट लगा देते। मैंने कौन सा एनालिसिस सिखाया आपको? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल एनालिसिस देख लीजिए जरा प्लीज, पढ़े। वर्टिकल एनालिसिस रीड कीजिए, शाबाश जी बच्चों। अब आ जाए जरा वर्टिकल एनालिसिस पे। वर्टिकल एनालिसिस क्या कह रहे हैं? In vertical analysis, each category of accounts on the balance sheet is shown as a percentage of total account. टोटल अकाउंट का मतलब दो ही साइड्स हैं, एक है एसेट की और दूसरी है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ की। वो कहता है कोई एक कैटेगरी अकाउंट की बैलेंस शीट की इज शोन एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल अकाउंट। यानी एसेट की एक आइटम है तो बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स आ रहे हैं। लेट से प्लांट की 200 रुपये की फिगर है, टोटल एसेट 1000 के हैं, तो वर्टिकल एनालिसिस क्या होंगे?
हम प्लांट को एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट शो करेंगे 200 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100। हर इंडिविजुअल आइटम अपने टोटल से डिवाइड होकर इनटू 100 करके हमें ये फिगर बताएगी कि ये आइटम टोटल एसेट्स का कितने परसेंट है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? Line items on an income statement can be stated as a percentage of gross sales, while line items on a balance sheet can be stated as a percentage of total assets or liabilities. अब क्या कह रहा है? ये देखिए, line items on an income statement can be stated as a percentage of gross sales. मसलन आपके पास है एडमिन एक्सपेंसेस, आप कहते हैं एडमिन एक्सपेंसेस सेल्स का कितने परसेंट है, तो एडमिन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। तो बैलेंस शीट आइटम की कोई इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ डेट हेड, दैट मे बी एसेट, दैट मे बी लायबिलिटीज एंड कैपिटल, और इनकम स्टेटमेंट की आइटम क्या होगी, वो पर्टिकुलर लाइन आइटम डिवाइडेड बाय ग्रॉस सेल्स। While line items on a balance sheet can be stated as a percentage of total assets or liabilities, this analysis of income statement gives the company a heads up if cost of goods sold or any other expense appears to be too high when compared to sales, and allows the management to identify the reasons and take action to fix the problem. Fix the problem का मतलब problem का solution। अब जरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद वर्टिकल एक्सिस की एक एग्जांपल देख लीजिए। पेपर में सिंपल सी कोई एग्जांपल आ सकती है। ये देखिए, अब क्या गिवन है, कार्नेशंस लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या है, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। फिर ये नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, टोटल आ गया। फिर क्योंकि वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, अब दोबारा से देखें, इनकम स्टेटमेंट आ गई 18 की भी और 17 की भी। अब जरा ये आ जाए फिगर बैलेंस शीट पे, जरा ध्यान से देखिएगा। सिंपल है बेटा, मुश्किल नहीं है, आसान सी बात है, सिर्फ लिखने का एक अंदाज है। ये क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ये क्या है, टोटल एसेट्स। कैलकुलेटर पकड़े, मैं भी ले रहा हूं, आप भी ले। 15,000 लिखें कैलकुलेटर पर, लिख लिया कैलकुलेटर पे 15,000, डिवाइड करें 35,440 पे, मल्टीप्लाई करें 100 पे, कितना आया, 42.32%। ये आ गया। ठीक है, आप कहते हैं ठीक है, अगली आइटम लेट्स से आप कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। अब परेशानी हो ना, ये लॉन्ग टर्म लोन हमने दिए हैं क्योंकि एसेट्स में आ रहे हैं। लेट्स से मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहता हूं 120, 120 डिवाइडेड बाय 35,440, 35,440 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया, 0.34%, 0.34%, क्योंकि बहुत छोटी सी अमाउंट है। अब ये क्या चल रहा है, ये बता रहा है पूरी बैलेंस शीट का 44.84% क्या है, नॉन करंट एसेट्स, और 50.16 क्या है, करंट एसेट्स। इन दोनों को जमा करें तो ये 100% बनता है। जैसे इन दोनों को जमा करें, दिस और करंट एसेट, तो ये बनता है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिंपली क्या कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर मेंबर जो बैलेंस शीट में मौजूद है उसे एसेट्स के टोटल से डिवाइड करके परसेंटेजेस लिखे जा रहे हैं। अब आप ट्राई करें, ये है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 12,000, इसे डिवाइड कर दें 366900 इंटू 100, ये आंसर आ गया 32.71%। अब ये क्या बता रहा है, पूरी बैलेंस शीट में पीपीई जो है वो 32.71% है। पूरी बैलेंस शीट का मतलब ये ना लीजिएगा एसेट प्लस कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, नहीं भाई, बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं। जब आप
एसेट्स के लिए वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और जब आप इक्विटी एंड लायबिलिटी पे जाएंगे तो देखिएगा जरा, ये है टोटल, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर होती हैं। आप देखना चाहते हैं मेरा शेयर कैपिटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज का कितने परसेंट है, 1000 डिवाइडेड बाय 35,440 इंटू 100 2.82। आप देखना चाहते हैं मेरी बैलेंस शीट की जो ये वाली साइड है रिजर्व्स, इसका कितने परसेंट है, 2950 डिवाइडेड बाय 35440 इंटू 108.32%। तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं बैलेंस शीट आइटम्स का। अब देखिए वर्टिकल एनालिसिस करने लगा हूं किसका, इनकम स्टेटमेंट आइटम्स का। क्या किया, ये इनकम स्टेटमेंट वही है जो अभी 5 मिनट मैंने पढ़ी, ये है सेल्स और नीचे उसकी आइटम्स हैं। सेल्स हमेशा 100 होती है, इसमें से चीज़ें माइनस होकर प्रॉफिट पे आ रही होती हैं। आप देखना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी सेल्स का कितने परसेंट है, दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना आया 51.69%। सेल्स तो 100 ही लूंगा। आप देखना चाहते हैं जीपी मेरी सेल्स का कितने परसेंट है, तो याद करें जीपी रेशो, दिस डिवाइडेड बाय सेल्स, ये आ गई जीपी रेशो। हर आइटम को सेल्स के साथ लिंक करके मैंने परसेंटेजेस बनाई, चेक कीजिएगा 51 से लेके इन सारी परसेंटेजेस को देखते जाएं, ये सेल्स के साथ अपनी रिलेशनशिप बता रही हैं। किसके साथ, सेल्स के साथ अपनी रिलेशनशिप बता रही हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स का सेल्स के साथ ये रिलेशनशिप है, जीपी सेल्स के साथ ये रिलेशनशिप है। अब अगर आप इन सबको टोटल करेंगे तो 100 नहीं आएगा, फिर आपको इसमें से ये निकालना पड़ेगा, दिस वन जीपी, ये निकाल दें और क्या निकाल दें, बस जी। अब ये निकाल दीजिए, बाकी जितनी आइटम है इनका टोटल करेंगे तो 100% पड़ेगा, क्योंकि यहां प्रॉफिट 2 दफा आ रहा है। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 100 आएगा, फिर इन सबको जमा करेंगे तो 48 आएगा। ऐसे नहीं करना, इन सबको जमा करें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दरमियान में 2 प्रॉफिट्स आ रहे हैं। जीपी कॉस्ट ऑफ सेल्स जमा करें तो सेल्स आएगा, जीपी के नीचे ये सारी ब्रेकअप है, इन सबको जमा करें तो जीपी की परसेंटेज आएगी। और ऐसे ही 2017 से की है, सिंपल एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर से करेंगे तो आप सिर्फ ग्रोथ उसे बता रहे हैं या चेंज बता रहे हैं। ये था हमारा वर्टिकल एनालिसिस। दोबारा चलते हैं जरा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस पर। क्या कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस? Horizontal analysis is used to compare historical data such as ratios or line items over a number of accounting periods. Financial analysts and investors need to identify trend and growth pattern in the company's performance. किसकी बात हो रही है? Company's performance. तो अगर कंपनी की परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है? इनकम स्टेटमेंट की। Over a number of years, a year-end balance sheet or income statement is not enough to evaluate whether the company is operating efficiently and profitably. Horizontal analysis also makes it easier to compare growth rate and profitability among different companies. किसका growth rate? Different line items का, और profitability किसकी? business की। अब ये देखें, horizontal analysis में मैंने आपको क्या शो करवाई? एक income statement, और फिर हमने इसको क्या किया? फिगर इन बेस ईयर माइनस फिगर इन कंपैरिजन ईयर माइनस फिगर इन बेस ईयर डिवाइडेड बाय फिगर इन बेस ईयर इनटू 100। अब बेस ईयर से पता चल रहा है कि कितने परसेंट चेंज आ रही है, परसेंटेज चेंज फ्रॉम 17 टू 18। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हमने परफॉर्म किया इनकम स्टेटमेंट के लिए, और वर्टिकल एनालिसिस हमने परफॉर्म किया इनकम स्टेटमेंट के लिए भी और बैलेंस शीट के लिए। क्यों इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कहते हैं, देखिएगा जरा। लेफ्ट टू राइट चल रहा हूं। आपको टीचर ने इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनाने सिखाए थे। अगर इस तरह मूव कर रही हूं तो ये कौन सा एक्सिस है? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये देखें, इस तरह मूव कर रहा हूं,
और जब मैं वर्टिकल पे जाता हूं तो अप डाउन मूव करता हूं, इसका मतलब मैं कौन सा एनालिसिस कर रहा हूं, मैं वर्टिकल एनालिसिस कर रहा हूं। तो नाम से भी पता चल रहा है लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन करूंगा तो हॉरिजॉन्टल है, अप टू डाउन करूंगा तो वर्टिकल है। ग्रोथ वगैरह देखनी है इसलिए इनकम स्टेटमेंट का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस सिखाया, परफॉर्मेंस का। वर्टिकल एनालिसिस में इनकम स्टेटमेंट का भी सिखाया है और बैलेंस शीट का भी सिखाया। लास्ट में बच्चों लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस पेपर में आ सकता है। रेशियोज के कुछ लिमिटेशंस हैं वो हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। जी बच्चों, लिमिटेशन में क्या है? इन्फ्लेशन मे डिस्टॉर्ट कंपैरिजन ऑफ रेशियो ओवर टाइम। देखो बेटा, पाकिस्तान में या दुनिया में इन्फ्लेशन कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करता है, ऑल्दो पाकिस्तान में इसका रेट ज़्यादा है। इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस अप हो जाती हैं। जब आप पिछले साल की फिगर्स को कंपेयर करेंगे नेक्स्ट ईयर की, तो इन्फ्लेशन की वजह से उनमें चेंज आ चुकी होगी। तो इसका मतलब आप लाइक विद लाइक को कंपेयर नहीं कर रहे। पिछली फिगर लेस इन्फ्लेशन पे थी और करंट फिगर हाई इन्फ्लेशन पे है। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में डिस्टॉर्ट इंटर कंपनी कंपैरिजन। अगर आपकी पॉलिसी जो है ईयर टू ईयर चेंज हो, याद करें IAS 8 चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, उसकी वजह से भी रेशो में फ़र्क हो गया। पिछली दफ़ा आपका क्लोजिंग स्टॉक FIFO पे था, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आया, इस दफ़ा वो FCO पे आ गया, तो फिगर्स चेंज होंगी, जिसकी वजह से रेशो का कंपैरिजन जो है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज टू प्रिपेयर द रेशो मे बी आउट ऑफ डेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल डाटा पे बनती है और हिस्टोरिकल डाटा प्रीवियस ईयर्स का है। जब आप पिछले 2-3 सालों को कंपेयर करते हैं तो हिस्ट्री और करंट सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो दोनों में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ करते हुए आप कह सकते हैं कि पुराना डाटा क्या हो चुका, आउट ऑफ डेट हो चुका, उसका जो रिज़ल्ट है वो करंट सिनेरियो पर, डिसीजन पर कोई इम्पैक्ट वैलिड नहीं देगा। तो समटाइम इसलिए भी रेशियो एनालिसिस जो है वो प्रैक्टिकली इतनी फ्रूटफुल नहीं रहते। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज फ्रॉम ईयर टू ईयर मे प्रोड्यूस मिसलीडिंग रेशियोज। जी भाई, ये बता दिया जी, ये तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है। अब आ गया चेंज। मसलन यहां आप क्या कहेंगे, यहां क्या कहेंगे, मैं A एंड कंपनी B एंड कंपनी से अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं, वो स्ट्रेट लाइन पे है, मैं WDV पे हूं, तो दो कंपनी सेम ईयर में डिफरेंट पॉलिसीज यूज कर रही हैं तो कंपैरिजन वैलिड नहीं होगा। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कब आएगी? मैं अपने ही पास से अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं और मेरी प्रीवियस जो अकाउंटिंग पॉलिसी थी वो करंट अकाउंटिंग पॉलिसी से मैच नहीं करती, तो मैं अपने आप को भी कंपेयर अपने आप से नहीं कर सकता करंट सिनेरियो की बेस पर, क्योंकि पिछली अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ और थी और ये अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ और है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन विच रेशियोज आर बेस्ड ओनली रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बट नॉट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ बिजनेस कंडीशंस। याद रखिएगा, रेशियोज जो हैं वो बिजनेस के हर एरिया की नहीं बन सकती। कितने ही नॉन फाइनेंशियल KPIs होती हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो फाइनेंशियली रेशो में कन्वर्ट नहीं हो सकते, लाइक क्वालिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स हैं। अब इनको रेशो में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये नहीं कह सकते कि रेशो से पूरे बिजनेस की पिक्चर मिल जाती है। कई ऐसे एरियाज हैं जो रेशो में कवर नहीं हो पाते। विंडो ड्रेसिंग क्या है बच्चों? जब आप अपने ही बनाई हुई फिगर्स की ट्रू एंड फेयर पिक्चर डिस्क्लोज ना करें, बल्कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए मैनिपुलेट कर दें या फिगर्स को इस तरह शो कर दें जो आपकी फेवर में जा रहे हो, जो रिजल्ट्स आपके लिए अट्रैक्टिव हों, तो इसको कहते हैं विंडो ड्रेस करना। मसलन आप बैंक से लोन लेने गए, अब बैंक उन कंपनीज को लोन देते हैं जिनकी गियरिंग रेशो कम हो, डेट इक्विटी रेशो कम हो। डेट इक्विटी रेशो कम करने के लिए आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स यूज़ किए जिससे डेट इक्विटी रेशो कम आ रही है। शेयर इशू कर दिए आपने कि अभी इशू कर देते हैं, बाद में बाय बैक कर लेंगे। अब यहाँ शेयर इशू किए तो इक्विटी का पोर्शन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा हुआ, डेट इक्विटी रेशो कम हो गई।
लेकिन ये आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपने इक्विटी को इसलिए इंक्रीज़ किया कि अल्टीमेटली क्या कर सकें, अपनी गियरिंग रेशो को कम कर सकें। तो अब ये आप क्या कर रहे हैं, वन शुड आल्सो बी केयरफुल ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस like window dressing while interpreting the financial statement. Window dressing is the adaptation of the rules and practices to present financial statement in a way that business situation appears better than it actually is. This manipulates the financial information and misleads the users of financial statement. इसलिए ऑडिटर जो है वो एक क्रिटिकल आई के साथ इस विंडो ड्रेसिंग को फोकस रखता है ताकि चेक कर सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही। ये छोटी सी डिस्कशन थी बेटा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की और वर्टिकल एनालिसिस की। वीडियो ध्यान से सुन लीजिएगा, हो सकता है इससे रिलेटेड 2-4 पार्ट का क्वेश्चन आ जाए। है आसान सा, लेकिन आंखों से गुजरा हो तो पेपर में अटैम्प्ट करना आसान होता है। अब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।